नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना 1 साल पुरानी है। जिला है लखनऊ। ये एक ऐसी घटना है जो परिवार के लोगों पर से विश्वास ही उठ जाएगा। बाप बेटे पर विश्वास नहीं करेगा, बेटा बाप पर भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि रिश्तों को तार तार करती ये घटना लखनऊ की एक ऐसी दुर्दांत घटना थी जिसके बारे में आपको मैं अवगत कराने जा रहा हूँ। दिनांक 6 जनवरी 2022 लखनऊ जनपद के अंतर्गत ही बक्सी तालाब सर्किल क्षेत्र के थाना आता है इटौंजा। 100 नंबर पे फोन आता है। बताया जाता है कि एक लाश बरामद हुई है। लाश अज्ञात थी। वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस पहुँचने के बाद जब पहले तो आप देखते होंगे कि जब कोई घटना सूचना प्राप्त होती है तो वहाँ पर हल्का इंचार्ज या थाना एसओ ही जाते थे, लेकिन ये घटना जब पुलिस के माध्यम से प्राप्त होती है कि बताया जाता है कि इटौंजा का एक गांव है सुल्तानपुर, वहाँ पर जो जंगल है वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। तो जो उस समय की बक्सी तालाब की सीईओ हुआ करती थी नवीना शुक्ला, वो भी घटना स्थल पर पहुंचती हैं। घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है। तो जो लाश थी वो कोई 22-23 वर्षीय नवयुवक की थी। उसका शव चादर में लपेटा हुआ पड़ा था और उसके एक गले में चादर लपेटी हुई थी। जब सीईओ उसका गौर से देखती हैं तो उस पर धारदार हथियारों से वार भी किया गया था। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको पहचानने से इनकार कर देता है। पहचान न हो पाने की वजह से लावारिस लाश को सुरक्षित रख दिया जाता है। 48 या 72 घंटे के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। जैसा कि उसको सुरक्षित पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था, तब तक कि उसकी पहचान के लिए सुश्री नवीना शुक्ला जी, जो कि सीईओ बक्सी तालाब थी, वो प्रचार के लिए मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और पंपलेट छपवाया जाता है। नवीना शुक्ला बहुत ही तेज तर्रार पीपीएस ऑफिसर थी और वो क्राइम के प्रति बहुत ही सजग और सतर्क लेडी थी। वो सोशल मीडिया, विज्ञापन और बहुत से क्राइम के ऐसे ऐप हैं जिन पर सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। वो हमेशा सजग रहती थी, हमेशा जागरूक रहती थी। उसके बाद 8 फरवरी या 9 फरवरी को एक जम्मू कश्मीर का जिला है उधम सिंह नगर, जांच पड़ताल चल रही थी लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो उधम सिंह के एक संस्करण में एक खबर छपती है कि लखनऊ के विकास नगर के एक ही परिवार के 3 लोग गायब हो गए हैं। उसमें तीनों लोगों की फ़ोटो भी छपी हुई थी और तीनों लोगों का हुलिया विस्तृत तौर पर छपा हुआ था। इधर बक्सी तालाब में नवीना शुक्ला जी पंपलेट छपवा के उसका हुलिया प्रकाशित करती हैं। अच्छा, जब कोई अज्ञात लाश मिलती है तो उसमें पहचान का चिन्ह भी होता है, क्योंकि लाश की पहचान कैसे की जा सके। तो कोई शरीर पर पहचान का चिन्ह ना था, बस उसके मूंछ के ऊपर एक काला मसा था। उस मसे को पहचान के चिन्ह के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इधर जब वो जो संस्करण उधम सिंह नगर के में छपता है, वो संस्करण सोशल मीडिया के माध्यम से नवीना शुक्ला जी को पता चलता है। जब वो उसको गौर से देखती हैं तो देखती हैं कि ये लाश कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तो उन्हें लगता है कि ये वही लाश है जो अज्ञात इटौंजा थाने में बरामद हुई थी। अच्छा, उसके कुछ दिन बाद लखनऊ का ही कुछ जिला है, लखनऊ का ही एक थाना है मलिहाबाद, वहाँ पर भी एक लावारिस लाश बरामद होती है। ये भी लाश उसी तरह चादर में लपेटी हुई थी और गले में भी एक चादर लपेटी हुई थी। 65 वर्षीय
व्यक्ति की ये लाश होती है। लावारिस होने की वजह से इसको भी 48 घंटे के लिए रख दिया जाता है। इसी तरह एक लाश 8 फरवरी को ये लाश बरामद होती है। इसी तरह एक लाश 13 फरवरी को लखनऊ का एक तीसरा थाना है माल थाने में भी एक लाश महिला की, जिसकी उम्र 60-62 साल के करीब रही होगी, उसकी भी लाश बरामद होती है। तीनों लाशें अलग अलग थाने में बरामद होती हैं। ये लाश 13 जनवरी को बरामद हुई थी, जबकि जंगल में बरामद होने की वजह से इसको जंगली जानवरों ने व कुत्तों ने इसको खा लिया था। इसके शरीर के चिथड़े कर दिए गए थे, जिसमें वो लाश पहचान में नहीं आ रही थी। तीनों लाशों को सुरक्षित रख दिया जाता है। कुछ समय बाद इनका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम करवाने के पश्चात अंतिम संस्कार होता है। लावारिस लाशों को हमेशा ऐसा रखना पड़ता है। इधर नवीना शुक्ला जब वो संस्करण पढ़ती है तो उनको पूरा विश्वास हो जाता है कहीं ना कहीं ये लाश इटौंजा में उस अज्ञात लाश से मैच करती है। उस समय जब ये संस्करण पढ़ रही थी, उस समय रात का समय था, तो वो वहाँ से जम्मू कश्मीर फ़ोन मिलाती हैं। पहले तो वो थोड़ा सोचती हैं कि रात ज़्यादा हो गई है, फ़ोन ना मिलाया जाए, लेकिन बाद में वो फ़ोन मिलाती हैं। जब वो फ़ोन मिलाती हैं तो पहले तो वहाँ पर फ़ोन नहीं उठता है, सारे नंबर स्विच ऑफ आते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर जब बार बार वो प्रयास करती हैं तो एक डिप्टी एसपी जिनका नाम साहिल महाजन था, उनका फ़ोन उठ जाता है। वो उनको बताती हैं कि उधम सिंह नगर में एक संस्करण छपा है, जो में 3 लोगों को, लखनऊ के ही 3 लोग हैं जिनके बारे में बताया गया है कि वो जम्मू कश्मीर में खो गए हैं, लेकिन यहाँ लखनऊ में इनकी किसी भी थाने में, किसी भी अखबार में या किसी भी सोशल मीडिया पर कोई भी जिक्र नहीं है। तो साहिल महाजन सर, जो वहाँ के डिप्टी एसपी हुआ करते थे, वो बताते हैं कि मेरे पास तो इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन मैं आपको हेडक्वार्टर का नंबर दे देता हूँ। जिस जिले की ये घटना है, रामबन, वहाँ की एसपी का नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। उधर बहुत दिनों से पुलिस जो रामबन एक ज़िला है, वहाँ का जो रामबन क्षेत्र है, वहाँ पर पुलिस भी उन तीनों लोगों को ढूंढने का अपने स्तर से बहुत प्रयास कर रही थी, जिसमें वहाँ पुलिस की बहुत सी टीमें लगी हुई थी। एक एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई थी। एसडीआरएफ एक ऐसी संस्था होती है जो आपदा में लोगों की मदद करती है। पुलिस का ही एक एनडीआरएफ की तरह ये भाग होता है सारे, क्योंकि जिसने भी ये सूचना वहाँ जम्मू कश्मीर में भेजी थी, उसने ये बताया था मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई जम्मू कश्मीर घूमने आए थे, वहीं पर कहीं पर फंस गए हैं और गुम हो गए हैं, उनका नंबर भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। आप लोग मेरी मदद करिए, उनको ढूंढवाने में मदद करिए। वहाँ पुलिस अपने स्तर से प्रचार के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा प्रयास कर रही थी कि कैसे भी इनका पता लगाया जा सके। जब नवीना शुक्ला हेडक्वार्टर को फ़ोन मिलाती हैं तो वहाँ पर वहाँ की जो एसपी हुआ करती थी श्रीमती मुदिता शर्मा जी का जब नंबर मिलता है तो मुदिता शर्मा जी को नवीना शुक्ला जी पूरी बात बताती हैं। तो वो कहती हैं कि मुझे एक अनम नाम की लड़की है जो कि शाहजहांपुर में रहती है, और वो बता रही थी कि मेरी शादी अभी 1 साल पहले हुई है। पहले मैं भी अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन मेरे माता, मेरे पिता और मेरा भाई जम्मू कश्मीर घूमने आए थे और यहीं पर कहीं पर गुम हो गए हैं या खो गए हैं। ऐसे में जब मुझे ये बात पता चलती है, लखनऊ का परिवार था, सम्मानित परिवार था, तो मैं भी अपने स्तर से जो भी प्रयास हो सकता था मैं अपने स्तर से कर रही हूँ। वो बताती हैं कि जो आपने विज्ञापन उधम सिंह संस्करण में छपवाया है, उससे मिलती जुलती लाश मेरे इटौंजा थाने में बरामद हुई है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी है। सर्वप्रथम तो वो आप कृपया करके सारी डिटेल मेरे पास भिजवा दीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, फैक्स से या ईमेल के माध्यम से भिजवा दीजिए। मुदिता शर्मा
नवीना शुक्ला जी की बात को सुनती है और उसके बाद सारी डिटेल भेज दी जाती है। जब सारी डिटेल नवीना शुक्ला जी के पास आ जाती है तो वो तुरंत उसको मैच करती हैं। मैच करने में पाया क्या जाता है कि वो लाश कहीं ना कहीं उस मसे को भी देखती है, उस लड़के में बिल्कुल मैच कर रही थी। फिर वो सर्विलांस टीम अनूप और राम नरेश जी को बुलवाती हैं, जो उस समय सर्विलांस टीम में फ़ोटो वगैरह या सर्विलांस का कार्यभार देख रहे थे। उनसे पूछती हैं ऐसा कोई भी और भी अज्ञात लाशें क्या अन्य थानों में मिली हैं जिनका हुलिया ऐसा ऐसा है। तो राम नरेश और अनूप जी बताते हैं मैं मलिहाबाद थाने भी गया था और माल थाने भी गया था। जैसा आप मैम बता रही हैं वैसी ही लाश एक मलिहाबाद थाने में भी बरामद हुई है और एक माल थाने में भी बरामद हुई है, लेकिन माल थाने में इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसके शरीर को कुत्तों ने या जंगली जानवरों ने नोच दिया था। लेकिन इनकी दोनों लोगों के चादर में ही लपेटे थे और इनके गले में भी एक चादर लपेटी थी, जिससे ये फील होता है कि कहीं ना कहीं तीनों लोगों की हत्या एक जैसे ही की गई है। तीनों लोगों की मैचिंग हो जाती है और ये कंफर्म हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं ये लाश तीनों एक ही व्यक्ति की हैं। अच्छा, अनम ने बताया था कि मेरे पिता जो है महमूद अली, वो उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन पद से रिटायर हुए हैं, मैं काम करते थे वहाँ से रिटायर हुए हैं, और मेरी माता दक्षा और मेरा भाई सावेज, ये तीनों लोग। अब लाश जैसा कि पुष्टि हो चुकी थी, इसके बाद कहीं ना कहीं नवीना शुक्ला जी को लगता है जिस व्यक्ति ने मुदिता शर्मा मैडम को फ़ोन किया था अनम, कहीं वही तो अपराधी नहीं है। तो वो अनम से पूछताछ के लिए फ़ोन मिलाती हैं और कहती हैं कि आपसे मुलाकात कहाँ होगी। तो कहती है कि मैम मैं इस समय अपने जो पिताजी का घर है 2/516 विकास नगर लखनऊ, मैं वहीं पर आई हुई हूँ, आप वहीं आ जाइए, हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी। पुलिस व प्रभारी या नवीना शुक्ला जी सभी लोग 2/516 विकास नगर पहुँचते हैं। अनम से पूछताछ की जाती है। अनम का नंबर मुदिता शर्मा मैडम से नवीना शुक्ला जी को प्राप्त हुआ था। अब वो बताती है कि मेरे पिताजी पता नहीं क्यों जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, वहीं पर खो गए थे, मुझे नहीं पता कि उनकी हत्या ये कैसे हो गई है। सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और जब मुझे पता चला तो मैंने ट्वीट किया था, ट्वीट के माध्यम से एसपी महोदया को पता चला था, जो रामबन की मैडम है वो अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही थी, मेरी उनसे बात हो रही थी, पूरी घटनाक्रम को तरीके से बता देती है। जांच पड़ताल जब चली रही थी तब तक एक वहाँ पर वो एक भाई बैठा था जिसका नाम था सरफराज, वो उनका परिचय भी कराती हैं और बताती हैं कि ये मेरे बड़े भाई हैं और कलकत्ता में LLB कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस पूरी जांच पड़ताल करने के बाद कहीं पर भी अनम को दोषी नहीं पाती है, लेकिन सरफराज से भी इसी संदर्भ में पूछताछ की जाती है। तो सरफराज से पूछा जाता है कि आप कब आए थे, तो सरफराज कहता है कि मैं 8 तारीख को आया था, जबकि उसने अनम को 6 तारीख को आना हुआ बताया था। मुझे लगता है जब पिताजी को पता चला कि पिताजी गायब हो गए हैं तभी मैं आ गया था। तो पुलिस पूछती है कि आप किस ट्रेन से आए थे, तो वो ट्रेन का नाम भी बताता है और जो पुलिस उससे पूछताछ करती है वो बताता है, लेकिन पुलिस को बताने में पुलिस कहीं ना कहीं उसके ऊपर पुलिस का संदेह चला जाता है, क्योंकि पुलिस अपने स्तर से जब जांच करती है तो जिस ट्रेन को लेट बता रहा था वो ट्रेन लेट आई ही नहीं थी और उसका कोई टिकट उस दिन कटा ही नहीं था। तो उसकी बातों में वो फंस जाता है। फंसने के बाद पुलिस कहीं ना कहीं उसका संदेह पुलिस का गहरा हो जाता है। ऐसे गहराई के कारण पूछताछ के लिए पहले सरफराज को उठाकर थाने लाया जाता है। थाने में जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और टूटने के बाद वो बताता है कि मेरी बहन अनम की शादी 2021 में शाहजहांपुर से हो गई थी। इसके बाद मैं अक्टूबर में अपने घर आया था और मैंने अपने मम्मी पापा से ये बताया था
कि अब मुझे भी शादी करनी है, और मैंने ये भी बताया था कि मैं ने लड़की भी देख ली है जिसका नाम पल्लवी दास है। क्योंकि मैं पहले एमबीए करता था, नौकरी करने के उद्देश्य से कलकत्ता गया था, और कलकत्ते में मैं एलएलबी करने लगा। नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था, और पढ़ाई के दौरान ही मेरी दोस्ती पल्लवी दास से हुई, और मेरा दोनों का प्यार बहुत अच्छा है, और मैं शादी उसी के साथ करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे परिवार वाले जैसे ही हिंदू नाम सुना वो नाराज़ हो गए। वो नहीं चाहते थे कि वो उस लड़की से शादी करे, लेकिन मैंने उससे वादा किया था। मैंने अपने परिवार वालों को खूब समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार ना थे, और वो मेरे ऊपर झाड़ फूंक और बहुत से तावीज़ों वाला काम करने लगे, जिससे मैं बहुत अधिक परेशान रहने लगा। बहुत समझाने के बाद जब नहीं माने, तो मैंने पहले से ही ठान लिया था कि अगर ये नहीं मानेंगे तो मैं इनको ठिकाने लगा दूंगा। इसके लिए मैंने प्लान बनाना शुरू कर दिया, और फिर मैं कलकत्ता चला गया। मैं नवंबर माह से ही मैंने अपने सारे नंबरों को बंद कर दिया था। मैं सिर्फ व्हाट्सएप पर चैटिंग, व्हाट्सएप पर कॉल, व्हाट्सएप पर सब कुछ करता था। और मैंने अपने एक मित्र राकेश यादव को भी इसमें मिलाया था। राकेश यादव मेरा मित्र था, बचपन का मित्र था, जो गुलाला घाट में काम करता है, और उसको मैंने प्रलोभन दे के, लालच दे के ये तय किया कि आप मेरी इस काम में मदद करोगे। वो मेरी इस काम में मदद करने के लिए तैयार हो गया। मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया था। मैं जनवरी में 4 तारीख को ही लखनऊ आ गया था, और आने के पैर मैं अपने पहले घर नहीं गया। मैंने राकेश को बता दिया कि तुमको आना है, और आने के बाद नींद की बहुत सी गोलियां भी लानी है। जैसा मैंने राकेश को बताया था, राकेश किसी मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां खरीद ली थी। फिर शाम को मैंने राकेश को फ़ोन किया, राकेश वो नींद की गोलियां लेके आ गया। मैं जब भी घर आता था तो मुझे खाना पीना बनाने का बहुत अच्छा शौक़ है, तो मैं खाना पीना बनाया करता था। तो उस दिन में मैंने घर में कहा कि आज मैं ही घर का खाना बनाऊंगा, तो मेरी इस बात से कोई भी परेशान ना हुआ, और मैंने खाना बनाना शुरू किया। खाने में मैंने वो सब नींद की गोलियां किसी एक चीज़ में मिलानी थी, क्योंकि मुझे भी साथ में बैठ के खाना खाना था। तो मैंने वो दवाइयाँ, नींद की गोलियां जो थी, वो दाल में मिला दी, और सभी लोगों के साथ खाना परोस के लाया गया। सभी लोगों ने खाना खाया, लेकिन सभी लोगों ने दाल भी खाई, मैंने दाल नहीं खाई। दाल खाने के बाद जब ये सभी लोग बेहोश हो गए, तो मैंने राकेश यादव को फ़ोन किया। राकेश यादव आता है और वो कहता है ये लोग तो मर गए हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है। मुझे लगता है कि हो सकता है कहीं फिर इन्हें, जब इनकी बेहोशी ख़त्म हो तो कहीं फिर ये जीवित ना उठ जाए। तो ऐसा में वो अपने साथ बांका भी लाया हुआ था। उस बांके से मैंने पहले अपने पिताजी का, फिर अपने माताजी का, फिर अपने भाई का गला भी काट देता हूँ। गला काटने के बाद खून का रिसाव ज़्यादा होने लगता है, तो खून का रिसाव ना होने पाए इसलिए गले में उनकी एक चादर भी लपेट देता हूँ। अब तीनों लोग जब मर जाते हैं तो हम लोगों को 100 को भी ठिकाने लगाना था। जैसा कि धीरे धीरे करके मैं एक को इटौंजा थाने में, एक को माल थाने में, और एक को मलियाबाद थाने में ठिकाने लगाया जाता है, जिसमें राकेश मेरी पूरी मदद करता है। अब खून का रिसाव हो गया था। इस समय मुझे ये भी डर लगा रहता था कि कहीं कोई मेरे घर ना आ जाए, जिससे मेरा केस खुल जाए। ऐसे में मैंने सभी लोगों को ये बता के रखा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ, और कहीं ना कहीं मैं कलकत्ता से आया हूँ, मुझे कोरोना के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं, आप लोग घर नहीं आइएगा। और उधर मैं इन सभी लोगों के मोबाइल लेके चला जाता हूँ कश्मीर, और कश्मीर में जाने के बाद मैं अपने पिताजी के फ़ोन से अनम को फ़ोन करता हूँ। अनम को फ़ोन करने के बाद ये बताता हूँ कि मैसेज करता हूँ कि कहीं पर हम लोग जम्मू कश्मीर घूमने आए थे, यहाँ पर भूस्खलन हो गया है,
हम लोग खो गए हैं पिताजी। और फिर सावेज के फ़ोन से ये बताता हूँ कि पिताजी बीमार हो गए हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, हम लोग खो गए हैं, पता नहीं चल पा रहा है। तो और मेरा मोबाइल में बैटरी भी नहीं है। तो अनम अपने स्तर से जम्मू कश्मीर पुलिस को ट्वीट करती है और जम्मू कश्मीर पुलिस वहीं पर ढूंढने को लग जाती है। और जबकि वो तीनों मोबाइल में वहाँ लेकर गया था, वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर, अज्ञात स्थानों पर, रामबन के जंगली क्षेत्रों में उन मोबाइलों को मैंने फेंक दिया। मैं जैसा कि हवाई जहाज़ से गया हुआ था और उसके बाद वापस चला आता हूँ, जिससे किसी को ये कभी पता न चल पाए। ये सभी लोग जम्मू कश्मीर में ढूंढते रहें और लखनऊ में कहीं से भी इसकी सूचना ना हो पाए। फिर जब मैं वहाँ से वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि वो चादर गद्दे में खून लगा हुआ था। तो मैं फिर राकेश यादव को बुलाता हूँ और वो गद्दे राकेश यादव से कहता हूँ कि तुम उठा ले जाओ और इनको कहीं वहीं गुलाला घाट में जला देना। लेकिन उसके बाद मैं एक दुकान जाता हूँ, वहाँ से 3 नए गद्दे खरीद कर लाता हूँ। इसीलिए तो मुझे और डर रहता था कि कोई अगर आएगा, 3 नए गद्दे देखेगा तो कहीं ना कहीं वो पहचान कर लेगा। अच्छा, जब नवीना शुक्ला उस समय जो डिप्टी एसपी थे हरदेश कठेरिया और एसपी थे श्री हरदेश, तो ये सभी लोग जब इसकी बात को सुनते हैं तो बड़ा ही अचंभित हो जाते हैं और उसके बताने के बाद सारे तथ्यों की जांच की जाती है तो तथ्यों में सारी जानकारी सही पाई जाती है। उसने ही अपनी माँ, अपने पिता और अपने भाई का कत्ल उस प्रेमिका पल्लवी दास के अफेयर के चक्कर में कर दिया था। सारे तथ्यों की जांच, सारी मोबाइल की सीडीआर, सारी लोकेशन और सारे लोगों के बयान के बाद पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 302, साक्ष्य छुपाने की धारा व अन्य संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर इसके दोस्त राकेश यादव को और दोनों सरफराज को, दोनों लोगों को जेल भेज देती है। और ये घटना बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी उस समय पूरे लखनऊ में। ये घटना ने हर एक व्यक्ति को सोचने पे मजबूर कर दिया था। इस घटना ने हर व्यक्ति के जीवन को हिला के रख दिया था कि प्यार अंधा होता है, अंधे प्यार में व्यक्ति रिश्तों की जरा सी भी कद्र नहीं करता है। उसमें वो ऐसे ऐसे कदम उठा देता है। उसने भाई, अपनी माँ जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया, इतना बड़ा बनाया, और अपने पिता जिसने उसको इस लायक बनाया, वो उसका कत्ल करने में भी जरा सा ही नहीं हिचकिचाता है। तो ऐसी चीज़ों, इस घटना को मेरे को बताने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप सभी लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। अगर लखनऊ की यह घटना आपको अच्छी लगी हो या आपको मेरे द्वारा बताने से जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और लास्ट में एक बार फिर सतर्क रहें, क्योंकि जीवन में सतर्कता बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।